Assalamualaikum. Today we are going to start with 7.2. पिछली क्लास में हम लोगों ने 7.1 से सारा कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अब हम लोग जो है हमने उसके अंदर एनालिसिस देखा, फिर डिजाइन देखा, फिर कोडिंग देखा, फिर टेस्टिंग देखा, विच इज ग्रेट। अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम, सब सिस्टम एंड डीकम्पोजिशन की बात करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? मैं कलर चेंज करती हूँ, ब्लू कर लेते हैं। मैं लाइट पर्पल से तंग आ गई हूँ। ओके, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक फुल आप कह लो एक माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है। वो माइक्रो प्रोसेसर एज एन जो स्टैंड अलोन हमारे पास चीजें हैं, लेट्स से माइक्रोवेव है, हमारे पास रेफ्रिजरेटर है। ये माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर स्पेसिफिकली आते हैं। बट कंप्यूटर सिस्टम्स जिनके अंदर इंटेलिजेंस होती है, जिसके अंदर एक किस्म का एक एल्गोरिज्म चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। हमारे पास डेटा है, उसके अंदर कुछ फीड कर रहे हैं, हम लोग इनपुट्स दे रहे हैं, उसका कोई हार्डवेयर है, कोई उसकी मशीन है और कम्युनिकेट कर सकता है विद पीपल। तो कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं, और ये सब सिस्टम जो है वो सब सब सिस्टम्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और वो तब तक हम उन सब सब सिस्टम को सब 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 सिस्टम्स तक उसको जो है वो कन्वर्ट करते जाएंगे, तब तक जब तक वो एक सिस्टम जो है वो एक वन एक्शन पे ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स बहुत लार्ज होते हैं, कुछ बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, और इनके अंदर वेरिएशन होती हैं। अच्छा, अब हम लोग जैसे अब हम सोकर उठे, ठीक है, हम लोग उठते साथ हम लोगों ने ये एग्जांपल मैं वैसे समझाती हूँ। हम सोकर उठे और हमने देखा है, हमने अपना जो अलार्म क्लॉक है वो हमने अपने हमने 7 AM का लगाया हुआ था, तो 7 AM पे हमारा फोन रिंग करने लग गया, हमने फोन ऑफ कर दिया, ठीक है। फिर हम गए, हमने कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर में जाके हमने देखा कि वेदर फोरकास्ट आज रेनी डे है, ठीक है, इट्स अ रेनी डे। तो अब मैं गाड़ी चला लेता हूँ, आई शुड गो फॉर द कार rather than going by साइकिल, ठीक है, कुछ भी सोचा जा सकता है। तो जो अलार्म प्रोग्राम जो है ये एक बहुत छोटा सा सिस्टम है, ठीक है। अलार्म का प्रोग्राम बनाना, अलार्म का प्रोग्राम का मकसद क्या है कि जो टाइम हो, जैसे ही वो टाइम हो तो आपने रिंग कर जाना है, दैट्स इट। तो ये इटसेल्फ एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है। पर अगर हम लोग वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं, वेदर फोरकास्ट को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। उसको वेदर रडार से सारा कुछ देखना पड़ेगा, उसको विंड सिस्टम चेक करना पड़ेगा, इतने सेंसर्स यूज होंगे, फिर जाके पता चलेगा कि क्या वेदर हो रहा है, वेदर फोरकास्ट चेक किया जा सकता है। तो अलार्म प्रोग्राम एक बहुत स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम है, और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास वेदर फोरकास्ट है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एक प्रोग्राम जो कि चल रहा है, जैसे अलार्म का भी हमने देखा, हमने अटेंडेंस सिस्टम की बात कर सकते हैं, कोई भी किस्म की हम लोग बात कर सकते हैं जो एक इटसेल्फ रन कर रहा है। ओके, मूविंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स सब सिस्टम्स। अच्छा, अब मैंने जब एक चीज कही कि अब हमारे पास एक बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम को अब हमने सब सिस्टम में कन्वर्ट किया, और फिर उस सब सिस्टम को हमने सब सब सिस्टम्स में कन्वर्ट किया, और सो ऑन हम करते गए। तो ये एक किस्म की हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। हमने ये चीज डिकम्पोजिशन का वर्ड जो है हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर एक लाइन है, the process of breaking down into smaller subsystem is called stepwise refinement। यहाँ पे तो हमने कहा डिकम्पोजिशन होता है जब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करते हैं सच दैट कि वो इजियर होते जाते हैं, और ये इस तरह का हमने कहा था डिकम्पोजिशन। पर यहाँ पर हम कह रहे हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। तो अब इस चीज को समझ लो, जो ये डिकम्पोज हो रहा है, ये सिस्टम छोटे पार्ट्स में, चंक्स में डिवाइड हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस चल रहा है, उसको हम कहते हैं कि स्टेप वाइज रिफाइनमेंट हो रहा है। जो हम काम कर रहे हैं ये डिकम्पोज कर रहे हैं, पर जो ये प्रोसेस है, ये जो वर्किंग है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। तो इसको याद किया जा सकता है कि जो प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर सब सिस्टम्स, उसको कहेंगे स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। और जो एक्ट है, जो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसको जो यानी
आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन is known as is called or is known as stepwise refinement। यानी कि इस टर्म का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन के ब्रेक का डाउन करना स्मॉलर सब सिस्टम्स में एक पार्ट को, और जब हम इसको ब्रेक करते रहते हैं इवेंचुअली ये वन टास्क तक जाके फिनिश हो जाएगा। वन टास्क के फर्दर तो नहीं ना ये डिवाइड हो सकता। तो इसलिए जो ये अप्रोच है, अगर हम देखा जाए कि ये एक ऐसी अप्रोच बन रही है कि एक बड़ी चीज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन। यानी कि हम लोग एक बिगर चंक को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो मोर मैनेजेबल हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, मोर फंक्शनल हो जाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड एक प्रोग्राम चलता है जो कि हमारे बिगर कंप्यूटर सिस्टम्स में और स्मॉलर कंप्यूटर सिस्टम दोनों में ये काम कर रहा होता है। और इससे क्या होता है, हम मॉड्यूलर टेस्टिंग को लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल सब सिस्टम जो है उसका मॉड्यूल टेस्ट होगा, इधर स्मॉल सब सिस्टम का मॉड्यूल टेस्ट होगा, इधर अलग से स्मॉल सब जो सिस्टम है उसका मॉड्यूल टेस्ट होगा, और एक एक मॉड्यूल टेस्ट होकर वो कंबाइन होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे टेस्टिंग का जो टाइम है वो कम से कम होगा। हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग मॉड्यूलर टेस्टिंग करते हैं तो वो ओवरऑल टेस्टिंग का टाइम रिड्यूस कर देते हैं, ओवरऑल टेस्टिंग का टाइम रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? या ओवरऑल प्रॉब्लम्स रिड्यूस कर देता है क्योंकि हम स्टेप बाय साथ साथ चेक कर रहे हैं। यानी देखो, अगर मैं ये पढ़ रही हूँ, ये वाला पैसेज पढ़ रही हूँ, मैंने इतना पढ़ा और मैंने इसको चेक किया, मैंने कहा ओके इसमें कोई मिस्टेक नहीं आई, मुझे सारा समझ आ गया। फिर मैंने अगला पढ़ा, मुझे सारा समझ आ गया, फिर मैंने अगला पढ़ा, मुझे सारा समझ आ गया। अगर मैं ये सारा एक ही टाइम पे पढ़ती, पूरा पैसेज यानी 3 पैसेजेस में एक ही टाइम पे पढ़ती, तो हो सकता है मुझे बीच में समझ ही ना आती, मुझे फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ता, तो मेरा टेस्टिंग का टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर हो जाता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान ध्यान में रखें। और अब क्या है, इसको अब इरेज करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं। अब उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, यानी एक स्ट्रक्चर डायग्राम है कि एक चीज सब सिस्टम्स में डिवाइड होती जा रही है, यानी टॉप डाउन अप्रोच इसके अंदर यूज नजर हमें आ रही है। ओके, तो अब एक सब सिस्टम जो है, ये एक पर्टिकुलर सब सिस्टम, वो एक प्रोग्रामर उसको डेवलप करेगा और उसको क्या टर्म देगा, सब रूटीन। सब रूटीन, ठीक है, और जो सब रूटीन है हम इसको शो करा सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड। बेसिकली कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामर को डेवलप करने के लिए एक उसके पास सब रूटीन होगी, एक टेम्पलेट होगा, एक प्लान होगा, ताकि वो चीज समझ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग नीचे जाते हैं तो हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिंग अ प्रोग्राम प्रॉब्लम। तो डिकम्पोजिंग का वही मतलब है कि हम लोगों ने बिगर प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। ओके, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि कंप्यूटर सिस्टम में उसको उसके उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो यानी कि हम लोग उस प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो किस किस पोर्शन के अंदर वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे एनी प्रॉब्लम दैट यूजेस द कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट्स सॉल्यूशन नीड्स टू बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। अब वो देखते हैं मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इनपुट्स, रिसोर्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स एंड स्टोरेज। तो इनपुट सारा डाटा, ऐसा डाटा जो कि सिस्टम यूज करेगा, जो उसके यानी कि ऐसा डाटा जो सिस्टम के अंदर यूज हो, जो उस सिस्टम को एक्टिव रखे। कोई भी इनपुट हो सकती है, जैसे अगर एक गाड़ी, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, आई हैव टू ड्राइव अ कार। ठीक है, अब उसकी इनपुट क्या होगी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स की एग्जांपल ले रहे हैं, तो इनपुट होगी कि मैंने उसको, अगर हम लोग वॉइस वॉइस के साथ हम उसको डायरेक्शन देते हैं, तो हमने उसको डायरेक्शन दिया, इनपुट दिया है कि टर्न लेफ्ट। अब उसके पास क्या है, प्रोसेस, यानी कि वो डेटा को देखेगा, इनपुट डेटा को, कि किस तरह से इसने परफॉर्म करना है। अब उसने कमांड तो दे दी, इनपुट दे दी टर्न लेफ्ट, अब मुझे टर्न लेफ्ट होना है कि नहीं होना, यानी अब प्रोसेस हो रहा है, ब्रेन लोड हो रहा है, वो सोच रहा है कि क्या करना चाहिए।
अगर तो वो कहता है कि ओके टर्न लेफ्ट, तो वो टर्न लेफ्ट कर देगा, या फिर एक वो बैग, उसके पास एक स्टोरेज एरिया है जहां पर सारा डेटा स्टोर हो रहा है, जो भी न्यू डेटा आप डाल रहे हो वो भी स्टोर हो रहा है, जो प्रीवियस डेटा आपने डाला है वो भी इसके अंदर, स्टोरेज के अंदर स्टोर्ड है। तो प्रोसेस को प्रोसेस करने से लिए वो पहले स्टोरेज के पास जाएगा और जाके देखेगा प्रीवियसली जब मैं इस लोकेशन पे था, XYZ लोकेशन पे था, तो मैंने जब लेफ्ट किया था तो कोई इशू तो नहीं आया, वो देखेगा नो इश्यूज, तो आप लेफ्ट टर्न सक्सेसफुली हो जाओगे। अगर वो कहता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो यहाँ पे आप लेफ्ट नहीं जा सकते, तो वो आपको लेफ्ट नहीं लेके जाएगा, कुछ और आपको आंसर सपोज कराएगा। जो आंसर वो लेफ्ट टर्न करेगा या वो लेफ्ट नहीं टर्न करेगा, इन दोनों कंडीशंस में ये क्या हो रही है, ये इसका आउटपुट है, यानी कि ये वो अपना रिजल्ट शो करा रहा है कि हमने एंड पे क्या चीज परफॉर्म की। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम को उसके कुछ चंक्स में डिवाइड किया है। हमने देखा है कि क्या चीज प्रेफरेबल है, क्या चीज प्रेफरेबल नहीं है, बेस्ड ऑन द इनपुट्स एंड बेस्ड ऑन द सिनेरियो। ओके, ऑल राइट। और ये आउटपुट में वो सारा डेटा होगा जो डिस्प्ले होगा, प्रिंट होगा, जो फंक्शनेबल होगा, जो नजर आ रहा होगा, जो कुछ हो रहा होगा, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। और ये जो हमारे पास जो भी आउटपुट नजर आ रहा होगा वो सारी कंडीशंस को देखने के बाद, जो प्रोसेसेस के प्रोसेस होने के बाद होकर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अच्छा, फर्दर जो है, अगर हम हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे ये अलार्म आपके उन्होंने एग्जांपल दी है, so, for example, the alarm clock can be composed into decomposed into inputs कि हमने जो टाइम सेट किया है और हमने एक प्रीवियस अलार्म का टाइम रिमूव किया है, कोई अलार्म बंद किया, अलार्म ऑन किया, जो भी किया, अलार्म सेट किया, ये सारी इनपुट्स हैं। प्रोसेसेस क्या है, वो चेक करता रहेगा कि क्या मेरा जो करंट टाइम है वो अलार्म टाइम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कितने अलार्म टाइम जो रिमूव होने थे हो गए, कि जो भी स्नूज हुआ है तो यानी 5 मिनट्स बाद मैंने दोबारा बचना है। और उसने 7 AM का लगाया था, उसने पे स्नूज पे क्लिक कर दिया, यानी 7:05 जैसे ही होंगे मैंने बच जाना है। आउटपुट्स एज इन जो आवाज आ रही है, जो हमें नजर आ रहा है, सब कुछ आउटपुट्स है। और स्टोरेज जो सारा टाइम स्टोर कर रहा है, ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, so using one of the computer system that you identified, decompose it into its component parts of input, processes, outputs and storage. तो हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली देखी है, हम उसी तरह एग्जांपल्स को यूज करके इसका आंसर जो है वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी एग्जांपल लेता, हम कौन सा एग्जांपल लें, डिकम्पोज इट इनटू आइडेंटिफाई। जस्ट रियलाइज ये वाला जो उन्होंने हमें यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन में, कि आपने कोई 5 कंप्यूटर सिस्टम जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वो लिखना है। तो ये इसी तरह एक्टिविटी 7.1 में भी वो सिमिलर बात कर रहा है। तो हम ले लेते हैं, क्या लें हम लोग, कोई कंप्यूटर सिस्टम, हम लोग ले लेते हैं बारकोड, नहीं बल्कि हम लोग ले लेते हैं ATM। ठीक है, हम लोगों ने ATM का ले रहे हैं हमारा, या चेकआउट का, चलो ATM का नहीं लेते, एक काम करते हैं हम लोग, जो चेकआउट करते हैं शॉपिंग मॉल्स में, वो उसके ऊपर चेक करते हैं, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं। तो इनपुट हमारी क्या होगी, हमारी इनपुट हो सकती है कि बारकोड स्कैनर हो सकता है जो हमारा प्रोडक्ट स्कैन करेगा, टच स्क्रीन हो सकती है जो कि जिस टच स्क्रीन के ऊपर स्कैनर से प्रोडक्ट स्कैन होंगी, या टच स्क्रीन हो सकती है जो जिससे जो है वो पर्सन जो भी चेक जो हमारा चेक करा होता है, जो कस्टमर के लिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि इसने इतने पैसे दे दिए हैं और कार्ड के थ्रू देने, जो भी इनपुट्स होंगी। ठीक है, उसके अलावा बस, ठीक है, ये इनपुट्स हो गए। प्रोसेसेस क्या है, क्या वो बारकोड को रीड करेगा, जो भी हम लोगों ने स्कैन किया है स्कैनर से, तो रीड करेगा बारकोड को, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना उसका काम होगा। ठीक है, और कोई अगर और क्या हो सकता है, कोई अप्लाई कर सकता है कोई डिस्काउंट, ये वैसे ऑप्शनल चीज़ है जो मेरे जहन में आई। उसके बाद आउटपुट्स की हम लोग बात करेंगे। आउटपुट में अब हमें वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होकर दिखाया जाता है कि हमने कितनी आइटम्स ली,
आइटम्स नजर आती हैं हमें, हमें उसकी प्राइसेस नजर आती हैं, हमें टोटल कॉस्ट नजर आती है, क्वांटिटी नजर आती है, ठीक है। और इस तरह से, और उसके अलावा हमें जो प्रिंटर जो है वो हमारी रिसीट हमें दे देता है, तो हमारी रिसीट भी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से, और इवन जब हम लोग कैश देते हैं तो वो जो अपने ड्रॉर में रखेगा तो वो भी एक किस्म का आउटपुट है, ठीक है। और जो स्टोरेज है, स्टोरेज क्या है, जो प्रोडक्ट का जो सारा डेटाबेस है जिसके अंदर सारा प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि कितनी आइटम्स रह गई हैं, स्टॉक में क्या है, स्टॉक नहीं है, कम है, क्या चीज़ है। फिर उसके बाद स्टोरेज के लिए उसको ये भी देखना होगा कि स्टेटमेंट ऑफ एंट्रीज कहेंगे या फिर रिकॉर्ड कहेंगे, जो उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। यस, करेक्ट वर्ड ध्यान में आ गया। ट्रांजैक्शन, बहुत खराब राइटिंग के साथ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो उसके पास आ गया। ये सारी चीजें जो हैं वो एक चेकआउट के प्रोसेस के अंदर यूज हो रही है, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो हमने इनपुट भी फाइंड कर लिए, प्रोसेस भी फाइंड कर लिया, आउटपुट भी फाइंड कर लिया, और स्टोरेज भी निकाल लिया। ओके, मूविंग ऑन। 7.2.3 मेथड यूज टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब हमें ये पता चल गया है कि सॉल्यूशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिजाइन किया जा सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है। अब हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, हमने स्ट्रक्चर डायग्राम पे फोकस करना है, फ्लो चार्ट पे, सूडो कोड पे। स्ट्रक्चर डायग्राम जैसी है जो कि मैं बना रही थी, हायरार्किकल है, टॉप डाउन है, ठीक है। इनकी इसमें क्या है कि ये सिस्टम है, उससे छोटा सिस्टम, उससे सबसे छोटा सिस्टम, इससे भी फर्दर सिस्टम हो सकता है 1.1.1.1 की तरह, ठीक है। फर्दर डिवाइड होते जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। जैसे हम लोगों ने कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वो भी अक्सर इसी मेथड से कर रहे होते हैं। या हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं। जैसे हम, मैंने कहा कि मैंने अब क्या बनाई है, एक ब्रांच एनिमल की, ठीक है। फिर मैंने उसके अंदर 3 डिवीजन कर दी हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स। तो यानी मैंने उसकी ब्रांचेस कर ली। फिर मैं कहूंगी कि ये दीज ईट प्लांट्स एंड मीट, और जो भी एक्सेट्रा थी, खैर, एक सिस्टम सा आप बनाते हो, इनको कहते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम। ये हर तरह के सिलेबस और वर्क में यूज हो रहे होते हैं। अब एक अलार्म ऐप के लिए अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर डायग्राम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कि अलार्म ऐप है, हमने अलार्म सेट किया, हमने अलार्म चेक किया, साउंड अलार्म के साउंड थी, अलार्म को सेट किया या टाइम सेट किया या अलार्म को बंद कर दिया, चेक टाइम के अंदर बस टाइम खत्म चेक किया। यहाँ पर स्ट्रक्चर डायग्राम, इसका इसका एंड यहाँ पे होता है। साउंड अलार्म हमने देखना है कि 2 मिनट तक चले, 5 मिनट तक चले, चेक ऑफ या स्नूज या रीसेट, क्लियर आर्म, इस तरह क्लियर अलार्म। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फर्दर एक एक करके चेक कर रहे हैं, सही है। now check break down the check time subsystem from the smartphone alarm app into further subsystem। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहे हैं हम खुद चेक करें, ठीक है, हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं दोबारा से। कंसिडर द अलार्म ऐप कंप्यूटर सिस्टम फॉर अ स्मार्टफोन, दिस कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 सबसिस्टम्स। हो गए 3 में कन्वर्ट, दिस सिस्टम कुड देन बी फर्दर सब डिवाइडेड। ओके, ये हम, इफ फॉर क्लीनिंग योर टीथ, आई थिंक ये खुद से हमने लिखना है, तो हम खुद से लिख लेते हैं। जो अलार्म ऐप जब टाइम चेक करेगी, वो क्यों चेक करेगी? नंबर 1, एक तो तब चेक करेगी कि वो कंपेयर करेगी कि जो हमारा अभी टाइम हुआ है, कंपेयर द करंट टाइम विद द सेट टाइम, ठीक है। एक तो ये काम करेगी, और दूसरा जो काम करेगी अलार्म क्लॉक के, वो रिंग करेगी, नहीं, वो चेक करेगी ना कि जब जैसे ही नहीं नहीं नहीं, वो तो कंपेयर के अंदर ही हो गया ना। वो चेक करेगी, कंपेयर करेगी कि करंट टाइम क्या सेट टाइम के साथ हुआ है मैच या नहीं। और और क्यों हम चेक करते हैं, और हम इसलिए भी टाइम चेक करते हैं कि अलार्म सेट हुआ कि नहीं। अलार्म सेट, चेक इफ अलार्म सेट और नॉट। तो इन 2 रीजंस के लिए आई थिंक ये काफी है। वो चेक कर सकते हैं टाइम, क्यों चेक करते हैं हम लोग, अलार्म खोलते हैं, हम देखते हैं कि अलार्म सेट हुआ है कि नहीं हुआ, हम देखते हैं टाइम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो यही 2 रीजंस हो सकते हैं मेजरली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो चार्ट्स, समथिंग इंटरेस्टिंग। हमने एक एक स्ट्रक्चर डायग्राम जो है एक डिजाइन का पार्ट देख लिया है, क्या मेथड है, कंस्ट्रक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज डिजाइन के अंदर यूज हो सकती है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज हो सकती है। एक मैप जो है आर्किटेक्चर के लिए, मैप जो है वो हम बना रहे हैं, एक हमने स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू बनाया। फ्लो चार्ट्स को देखते हैं।
फ्लो चार्ट्स क्या करते हैं, हमें एक एल्गोरिदम देता है क्योंकि हमें ये एक सीक्वेंस देता है। एल्गोरिदम में भी हमने देखा था ना, एक सेट ऑफ स्टेप्स है, एक सीक्वेंस है जो कि मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट और सीक्वेंस हमें ये दिखा रहा होता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये काम करना है। यानी देखो, स्टार्ट किया हमने टाइम, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर हमने टाइम देखा, ओके, टाइम लो। अब फिर देखा कि क्या टाइम अलार्म टाइम के बराबर है, यस, तो अलार्म रिंग करना शुरू कर देगा। नहीं है तो 30 सेकेंड वेट करो, क्योंकि जितना भी अलार्म का टाइम है, और फिर दोबारा से टाइम लो, एज इन दोबारा से गेट टाइम का मतलब क्या है कि आप वर्ल्ड क्लॉक से अपना टाइम ले रहे हो कि अभी क्या करंट टाइम हो रहा है, ठीक है। और वो जो टाइम है वो आपने अलार्म टाइम से कनेक्ट किया, तो तो वो चेक करेगा कि ये अलार्म बजाना है कि नहीं, ठीक है। और फिर ये एंड हो जाएगा। अगर अलार्म बज गया तो एंड हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो दोबारा से 30 सेकंड का वेट करेगा और दोबारा से टाइम गेट करेगा। तो ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के अब हम सिंबल्स है ना, जो सिंबल्स यूज हुए हैं हम इनको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो टर्मिनेटर्स होते हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स, या बिगिन या एंड को शो करते हैं, जो ये ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं, दिस इज फॉर यूज फॉर apologies, मेरा इंटरनेट बीच में तंग करने लग गया था। फिर आई वाज टेलिंग यू कि बिगिन और एंड के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। लेट्स स्विच टू ऑरेंज, नाइस। तो बिगिन और एंड के लिए हम लोग एक राउंडेड रेक्टेंगल को यूज करते हैं, जो कि स्टार्ट और स्टॉप हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। हम लोग इस तरह से ये सिंबल यूज करते हैं, सिर्फ ये तभी यूज होते हैं। प्रोसेस के लिए, ओके, प्रोसेस में हमारे पास फ्लो चार्ट के सिंबल्स इस तरह से होते हैं कि अब प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोग रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था गेट टाइम का एक लिस्ट था, उस पे ऐसे ऐसे बना हुआ था गेट टाइम। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस जो है ये कहीं और हो रहा है, एक सेपरेट फ्लो चार्ट में हो रहा है, जिसका हम लोग जो है एक रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर हम बताते हैं कि ये एक प्रोसेस है, एक इटसेल्फ। यानी कि लेट्स से मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने, हमारा एक क्वेश्चन है कि स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है, ठीक है, या 5 का स्क्वायर है प्लस 2 है। अब मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि ये स्क्वायर रूट हो जाए, पहले स्क्वायर रूट हो जाए, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट का, उसके अंदर आपने 2 ऐड कर देना। तो स्क्वायर रूट कहीं और जाकर हो, कहीं सेपरेट जगह पे बैठ के वो रफ वर्क करे, 25 लिखे, उस 25 को यहाँ पे लेकर आए और फिर उसके अंदर प्लस 2 करे। तो ये जो है एक सेपरेट जगह पे जो जाना है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोसेस के अंदर हम लोग उसको एक रेक्टेंगल के अंदर हम लोग डबल लाइंस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये। यानी कि इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कहीं और डिफाइंड है, इस फ्लो चार्ट में नहीं, कहीं और है। और उसी फ्लो चार्ट के अंदर जो अगर हमने प्रोसेस दिखाना होता है, कोई असाइनमेंट ऑपरेटर या कुछ दिखाना होता है, तो हम ऐसे दिखाएंगे कि ए जो है असाइन कर दिया, ए को हमने 0 वैल्यू असाइन किया। हाँ, याद रहे ऐसे नहीं लिखना, इसको हमेशा ऐसे लिखना है कि 0 को हम लोग ए को असाइन कर रहे हैं, बी 0 जो है वो हम बी को असाइन कर रहे हैं। इसको इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है। इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग ये पैरेललोग्राम को यूज करते हैं। डिसीजन ऑपरेटर जो होता है ये हमारा डायमंड शेप का ऑपरेटर होता है, और इसके अंदर हमेशा हमेशा 2 आउटपुट्स होती हैं, यानी कि एक यस की तरफ और एक नो की तरफ, कि एक्स क्या लेस देन बी है। एक्स को हम लोग कह देते हैं 51, और बी हमारे पास है 100। तो अब वो चेक करेगा क्या 51 ग्रेटर देन 100 है, नो, तो वो नीचे चला जाएगा। अगर होता यस, यानी अगर हम कहते x की जगह हम 51 ना कहते, हम 121 कहते, तो क्या 121 100 से ग्रेटर है, यस। यस, इसका मतलब है कि x की वैल्यू b को असाइन करो, यानी b की वैल्यू अगर पहले 100 थी तो अब वो कट कर 121 हो गई है। इसको समझना जरूरी है असाइनमेंट ऑपरेटर को। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो b को असाइन कर दो, ठीक है।
तो ये डिसीजन ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई डिसीजन लेना हो, कोई सिलेक्शन करनी होती है, या फिर हमने कोई चीज रिपीट पे करनी है, कोई हमने लूप चलाना है, तब भी हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ऐसे लाइंस को आउटवर्ड्स हमने शो कराना है। इनवर्ड्स का मतलब होता है इनपुट, और जो आउटपुट होते हैं वो आउटवर्ड जाती हैं लाइंस। और इनको ये फ्लो चार्ट फ्लो लाइंस होती हैं कि यानी एक एरो की डायरेक्शन है जो कि कभी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ होती है। अब यहाँ से देखो, यहाँ स्टार्ट से जब नीचे जा रही है तो इसका मतलब है ये इनवर्ड जा रही है, यहाँ से ये इसके इनवर्ड जा रही है, यहाँ से वो आउटवर्ड्स है, यानी कि इस साइड से आउटवर्ड्स है, इस साइड से इनवर्ड्स जा रही है। अच्छा चलो एग्जांपल 4 लेते हैं, और फिर हम लोग अपना जो ये आज का लेसन है हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। टिकट्स आर सोल्ड फॉर अ कॉन्सर्ट एट $20 each. ठीक है, if 10 tickets are bought, then the discount is 10%. If 20 tickets are bought, the discount is 20%. No more than 25 tickets can be bought in a single transaction. This is a flowchart showing an algorithm to calculate the cost of buying a given number of tickets. ठीक है, अब टिकट सेल की जा रही है, एक 1 पर्सन को $20 में एक ली जा रही है। 10 टिकट्स खरीदेंगे तो 10% का डिस्काउंट होगा, 20 टिकट्स खरीदेंगे तो 20% का डिस्काउंट होगा, और 25 से ज्यादा ग्रेटर देन आप लोग नहीं खरीद सकते। ये कुछ उसने हमें जो है कंडीशंस दे दी है। अब हम लोगों ने हमारा फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, वो सबसे पहले प्रिंट कराएगा डिस्प्ले कर, हमने कहा था आउटपुट के लिए हमेशा हम लोग पैरेललोग्राम लगाएंगे। तो हम आउटपुट करेंगे हाउ मेनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय। ये हमने उस पर्सन से पूछा है, कस्टमर से पूछा है। कस्टमर जो है इनपुट करेगा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, वेरिएबल है जो बताएगा कि हमें कितनी इनपुट करनी है। तो वो अब चेक करेगा क्या ये 1 या 1 से ज्यादा है और ये 26 से कम है, यानी कि लेट्स से उससे सवाल क्या किया है, क्या जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं वो 1 से ग्रेटर है या 1 के बराबर है, या फिर वो n से 26 से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्या जो n नंबर है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और n लेस देन 26, यानी इस बाउंड्री 1 से लेकर 25 के रेंज के दरमियान में है। अगर है तो ओके, क्योंकि अगर नहीं है यानी अगर 0 टिकट्स हैं तो कुछ लेने का फायदा ही ना, दोबारा से उससे यही सवाल करो कि कितनी टिकट्स चाहिए भाई आपको। और अगर वो 27 कहते हैं तो आप उसको फिर ऊपर लेकर जाओगे कितनी टिकट्स चाहिए आपको, क्योंकि हम तो सिर्फ 25 तक देते हैं। तो ये चीज आप दोबारा से सवाल करोगे। ठीक है, अगर वो कहता है यस, यानी उसने कहा है कि मैंने खरीदी है, हम लोग एग्जाम्पल के लिए खरीद कहते हैं कि हमने खरीदी है, हम लोग 8 लोग हैं, हमने 8 टिकट खरीदी है 8। अब वो देखेगा क्या ये n लेस देन 10 है। ठीक है, n लेस देन 10 है, हाँ है, लेस देन 10 है ना। हम इसको जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, ये जो अभी हम दिमाग में सोच रहे हैं n की वैल्यू, और हम लोगों ने इसको कहते हैं ड्राई रन करना, कि हम लोग ड्राईली रन कर रहे हैं, कंप्यूटर पे रन नहीं कर रहे, ड्राई रन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे n लेस देन 10 है, क्या 8 लेस देन 10 है, हाँ 8 लेस देन 10 है। तो वो अब कहेगा डिस्काउंट आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, और वो फिर आपको यहाँ से देखो, यहाँ से आपको इधर लेकर गया, और फिर उसने आपकी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की, n को मल्टीप्लाई किया, यानी 8 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 0 से, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो 8 इंटू 1, तो हमारे पास कॉस्ट क्या चली गई, कॉस्ट ये इस सब का जो प्रोसेस है वो कॉस्ट को असाइंड हो जाएगा। तो कॉस्ट 8 आपके पास कॉस्ट चली गई, सही है। तो 8 जो कॉस्ट चली गई, तो आप उसने बता दिया योर टिकट्स कॉस्ट इज दिस। ओके, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। अब लेट्स से हमारे पास n8 नहीं, हमारे पास n15 है, तो अब हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे क्या n15 और 26 के दरमियान है। यस है, तो इसका मतलब हम 9 की तरफ नहीं जाएंगे, हम यस की तरफ जाएंगे। क्या n 10 से बड़ा है, यानी कि 15 लेस देन 10 इस तरह से है, तो हम कहेंगे नो। हम नीचे जाएंगे, हम देखेंगे क्या n लेस देन 20 है, 15 क्या 20 से 15 20 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। हम जाएंगे और हम कहेंगे 0.1, यानी कि जो है अब 0.1 डिस्काउंट की वैल्यू चली गई। अब इधर जाएंगे,
अब n 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.1, यानी कि 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, तो ये जो हमारे पास आएगी ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वो अब दिखाएगा योर टिकट्स कॉस्ट, और फिर आगे कॉस्ट लिखे होगे और स्टॉप हो जाएगा। अब अगर हम लोग n27 लेते हैं, 24 लेते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा, चेक करेगा, वो कहेगा यस n है। अब वो देखेगा n क्या लेस देन 10 है, तो वो कहेगा नहीं 10 से बड़ा है, तो नीचे चलाएगा। क्या 10 20 से बड़ा है? यस, नहीं बड़ा तो नहीं है, सॉरी क्या 20 से छोटा है? तो कहेंगे नो छोटा तो नहीं है, बड़ा है, 24 बड़ा है। तो कहेंगे 24 को हमने इतना डिस्काउंट देना है, इतना डिस्काउंट देंगे तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0.2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो ये आपको आपकी कॉस्ट ये आपकी, तो अब ये स्टॉप हो गया। यानी अब देखो, अब इतना सा पोर्शन हम लोग गए नहीं, तो ये डिसीजन और इस तरह से ये सारा जो है प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसको एक एक और भी वैल्यूज लेके 1 बाय 1 इसको रीड करो, इसको रीड करो कि कैसे कैसे मैंने ये वैल्यू ली, तो यस पे जाएगा, नो पे जाएगा, नो पे जाना चाहिए, यस पे जाना चाहिए, अलग अलग वैल्यूज लेके ड्राई रन करके इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो विल एंड आवर लेक्चर ओवर हियर फॉर दिस वन। सो ओके, फिर हम लोग जो अगला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट, अल्लाह हाफिज।